नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भास्कर मैथ पे। मैं सोनू कुमार भास्कर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के कुछ क्वेश्चन। उन्हें हम कैसे हल करते हैं देखेंगे। और पहला सवाल कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो तथा tan a माइनस बी बराबर 1 हो तो a और b का मान आपको बताना है। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा है ऐसे सीजीएल मेंस में। तो चलिए हल करते हैं। आपको पता होगा कि tan में √3 किसके बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा tan 60 के। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे tan a प्लस बी बराबर और √3 को क्या लिख सकता हूँ, तो tan 60 लिख सकता हूँ। तो आप देखोगे दोनों तरफ tan है तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 60। उसी प्रकार tan a माइनस बी का मान 1 दे रखा है और tan में 1 जो होता है वो tan 45 के मान होता है, तो tan से tan खत्म हो जाएगा और a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 45। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा 2a और 60 45 कितना होगा, तो आप कहोगे 105। 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 दशमलव कितना हो जाएगा 5, मतलब a का मान आपको आ गया 52.5। b का मान कितना होगा, तो आपको पता है कि a प्लस बी जोड़ के 60 आ रहा है, तो 60 में से अगर मैं 52.5 घटा दूंगा तो b का मान कितना आएगा, तो 7.5। और यही सवाल का सही उत्तर है। चाहते तो इस सवाल को ओरली भी किया जा सकता था। आप देख लेते कि a प्लस बी 60 है और a माइनस बी कितना है 45, और प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाना है, 2a 60 45 कितना हो जाना है 105, और 2 से डिवाइड कर दूंगा कितना होगा 52.5, और ऑप्शन आप मैच कर लेते। बात की गहराई को समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। सवाल अलजेब्रा से है। सवाल कहता है कि x प्लस 1 में x बराबर 22 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ये लल्लू सा सवाल है। अगर आप इधर स्क्वायर कर दो भैया तो ये x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 1 में x बराबर कितना होगा 22 का स्क्वायर कितना होगा 484। तो आप देखो कि x से x कट गया और x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर, ये प्लस 2 है उधर किस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 484 माइनस 2 मतलब x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर। 484 में से 2 घटा दो कितना होगा 482, और यही सवाल का सही उत्तर है। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि जब भी कभी x प्लस 1 में x बराबर 22 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका स्क्वायर और उसमें से हम 2 घटा देते हैं। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और 484 में से मैं 2 घटा देता कितना होता है 482, और 482 सवाल का सही उत्तर होता। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल प्रतिशत से है। सवाल कहता है दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 20% तथा 35% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात है। ऐसे सवाल आप हज़ारों बार किए होंगे। हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि तीसरी संख्या को ही हम 100 मान लेते हैं, तो जो पहली संख्या है वो इससे 20% अधिक है, इसका मतलब कितना होगा 120, और दूसरी संख्या इससे कितना अधिक है, तो आप कहोगे 35%, मतलब 100 से 35% अधिक है, ये कितना होगा 135। और मुझे दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। बताओ 15 से कट जाएगा 15 × 120 और 15 नामा 135, मतलब 8:9 इस सवाल का सही उत्तर होता। ओरली भी सवाल हो सकते थे, इसमें कहीं भी दो मत की बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल रैखिक बहुपद से है। अगर आपने क्लास 10th पास की होगी तो ये सवाल आपको अनेकों बार हल किया होगा कि 3 टाइप के इसमें सवाल बनते हैं। पहला कि अनगिनत हल हो, दूसरा कि कोई हल ना हो, और तीसरा कि केवल 2 अद्वितीय हल हो, मतलब x और y का मान निकले। तो जब अनगिनत हल होगा, अनंत हल होगा, तब आपने पढ़ रखा होगा कि a1 में a2 बराबर होता है भैया b1 में b2 और बराबर होता है c1 में c2। बस इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना था। बताओ a1 का मान कितना है, तो आपका जवाब होगा 19। a2 का मान कितना है x के सामने वाला, तो x के सामने वाला है 26, तो हमने यहाँ 26 लिख दिया। और b1 का मान कितना है, तो यहाँ आप कहोगे ये k है। और b2 का मान कितना है, तो आपका जवाब होगा 312 है। अगर मैं इसे काटूँ तो 26 से 26 और 5 26 दूना 52, और 19 में मैं 12 से गुना कर लूँगा, तो 19 दूना 38 के 8 हासिल 3
और एक मरते 19 से 3 कितना हो जाएगा 22, मतलब 228, और 228 इस सवाल का सही उत्तर होगा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में वो ये आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे कि कोई हल ना हो। तो जब कोई हल नहीं हो तो A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 इज नॉट C1 बटा में C2 होगा। ठीक है, अगर अद्वितीय हल है तो क्या होगा, तब होगा A1 बटा में A2 इज नॉट B1 बटा में B2 होगा। तो इस बात को भी आप नोट करके चलना और इस पर भी सवाल की प्रैक्टिस करके चलना या इसे देख लेना, ताकि आने वाले मेंस एग्जाम में आपको फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। से है सवाल कहता है कि cos 24 डिग्री गुने cos 66 डिग्री माइनस साइन 24 डिग्री गुने साइन 66 डिग्री का मान क्या है, वो आपको बताना है। तो आपने एक सवाल फार्मूला पर रखा हुआ कि cos A प्लस B का जो मान होता है, cos A प्लस B जो होता है वो क्या होता है, तो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ A और B का मान कितना है, तो आप कहोगे 24 और 66। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि cos 24 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा 66 डिग्री। तो 66 और 4 70, अब 20 कितना हो जाएगा 90। तो cos 90 का मान कितना होता है भैया, तो cos 90 का मान 0 होता है और 0 इस सवाल का सही उत्तर है। लेकिन आने वाले एग्जाम में वो क्या करेगा, साइन A प्लस B के फॉर्मेट में डाल देगा, बात समझ रहे हैं, या cos A माइनस B के फॉर्मेट में डाल देगा, या साइन A माइनस B के फॉर्मेट में डाल देगा। तो ये चारों फार्मूला आप क्या करना, देख के जाना और उस पर प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। सवाल HCF और LCM से है। सवाल कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है तथा उनका HCF 15 हो तो इन संख्याओं कि ऐसे कितने जोड़े संभव है वो आपको बताना है। तो आप मेरे को बताओ कि संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो HCF से गुना कर देते हैं। तो हमने पहली संख्या को A माना और दूसरी संख्या को B माना, जहां A और B 100 अभाज्य संख्याएं होती है। तो आप मेरे को बताओ कि 15 में मैं A से गुना करूंगा तो 15A, 15 में B से गुना करूंगा तो 15B बराबर इसका मान क्या दे रखा है 2700, मतलब दोनों का गुणनफल। 15 से काट दूं तो 15 एकड़ 15 कितना बचेगा, तो आपको हो गया 12, 15 120, 180 हो जाएगा। 15 से भाग दूंगा 180 में 12 हो जाएगा, मतलब A B का मान किसके बराबर है, तो आपका जवाब होगा 12 के। इसका मतलब A B को गुणनखंड के रूप में मैं कितने तरीके से तोड़ सकता हूँ, तो आपका जवाब होगा कि 1 गुने 12, दूसरा 3 गुने 4 और 6 गुने 2 मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भैया, क्योंकि A और B को प्राइम नंबर होने चाहिए, 100 अभाज्य संख्याएं होने चाहिए। तो 6 और 2 में तो कॉमन हो जाएगा 2, इसलिए कितने जोड़े संभव है, तो आपका जवाब होगा ये 1 और ये 1 2, मतलब 2 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से है। सवाल करता है कि 12,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। तो आपको पता है कि अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने पर ही लगेगा। तो ऐसे सवालों में जो रेट होती है वो आधी हो जाती है और जो समय है वो दुगना हो जाता है। समय मेरे पास कितना है 1 साल का, तो ये कितना हो जाएगा 2 साल, और रेट मेरे को पास 20% है, मतलब रेट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये 10% हो जाएगा। अगर मैं 2 साल का इफेक्टिव रेट आपसे जानना चाहूँ कि 2 साल का इफेक्टिव रेट कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 10 + 10 + 10 गुने 10 बटा में कितना होता है 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ 1 बचेगा, 10 10 कितना हो जाएगा 20 + 1 कितना हो जाएगा 21% मुझे ब्याज मिलने चाहिए 2 सालों में। लेकिन मेरे पास मूलधन कितना है 12,000 और मूलधन होता कितना है, तो आप कहोगे 100%, मतलब 100% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, तो आपका जवाब होगा कि 12,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 की वैल्यू मेरे को पता चले गई, 1% की वैल्यू कि 120 है। मेरे को 21% की वैल्यू निकालना है, तो 21 में मैं किससे गुना कर दूंगा 120 से। तो 21 में आप 12 से गुना करोगे तो 21 दहाई 110 और 21 दूना 42, 42 से 10 कितना हो जाएगा 52, मतलब 252 और 1 0 चिपक जाएगा।
जाएगा और यही सवाल का क्या है, सही उत्तर है। ऐसे भी अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 10% का इफेक्टिव रेट कितना होगा, 21%। ठीक है, चाहते तो आप शॉर्ट और भी तरीके लगा सकते थे कि 1 साल का ब्याज निकाल लेते और फिर 1 साल जो ब्याज होता है उसका 10% निकाल लेते और उसको ऐड कर देते, तो भी वैसे भी निकाला जा सकता था और ये ओरली भी हो जाता। कैसे, मुझे पता था कि 21% की वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू दे रखी है, 2 0 से 2 0, 1% की वैल्यू 120 है, 21 के निकालना है, 12 गुने 21 252, 1 0 चिपका दूंगा, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का है। सवाल कहता है एक मीनार के ऊपर से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है जब मीनार नाव की ओर 260 मीटर जाती है। अगला सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का है। एक मीनार के ऊपर से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है जब नाव मीनार की ओर 260 मीटर जाती है तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या है वो आपको बताना है। तो हमने क्या किया है कि ए बी मीनार की ऊंचाई को मान लिया है और ये पहले 30 डिग्री पे था। जब ये मीनार की ओर गया है तो ये डिस्टेंस कितना है, 260 मीटर है। तो जो कोण है वो 30 डिग्री से कितना डिग्री हो गया है, तो आपका जवाब होगा जी 60 डिग्री हो गया है। तो हमने क्या किया, असल में अवनमन कोण यहाँ बनेगा मीनार के ऊपर, लेकिन हमने BC के समानांतर रेखा खींच के और ये एंगल एकांतर कोण से अल्टरनेटिव एंगल ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी कभी 30 और 60 का मैटर फंस जाए ना तो आपको क्या करना है कि ये जो पूरी वैल्यू होती है, ये पूरी वैल्यू वो 3 के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है, 3 रेशियो के बराबर होती है। और जो 60 वाली भुजा होती है ये वाली, ये 1 के बराबर होती है। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू 3 है और ये 1 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा ये 2 होगी। और 2 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 260। 2 से अगर मैं कट कर दूंगा तो 13 दूना 26 मतलब 130। ठीक है, 1 की वैल्यू 130 है होगी, लेकिन मुझे को BD की वैल्यू नहीं पूछी है, मेरे को मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो आप बताओ 60 डिग्री के सामने क्या होता है, तो आपका जवाब होगा ये √3 होता है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 130 है तो √3 की कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 130 √3 और यही सवाल का क्या है, सही उत्तर है। इससे बेस्ट सॉल्यूशन इस टाइप के सवालों का नहीं हो सकता है। अगर आप और सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ। आप चाहते तो ऐसे भी सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे, ये 30 है और ये 60 है, तो आप बताओ इस त्रिभुज के लिए ये जो एंगल है वो कितने के बराबर है, तो आप कहोगे कि ये एंगल ये जो होता है ये बहिष्कोण है और बहिष्कोण कितने डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे ये वाला कोण और ये वाला कोण के जोगफल के बराबर होता है। तो अगर ये 30 है इसका मतलब इसको भी कितना होना होगा, 30 होना होगा। इसका मतलब अगर ये 60 है, ये 30 है और ये 30 है, ठीक है, इसका मतलब कि इस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होगी। कौन कौन भुजाएं बराबर होगी, तो आपका जवाब होगा कि ये एंगल के सामने वाली ये भुजा और इस एंगल के सामने के वाली ये भुजा। तो आप बताओ कि ये 260 है तो इसका मतलब ये वाला भुजा भी कितना होना चाहिए, 260 होना चाहिए। और आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, 60 के सामने कितना होता है, तो आप कहोगे √3 और ये वाला 1 और ये वाला कितना होता है 2। तो इस 2 की वैल्यू फिर कितनी आ जाती, तो आपको जवाब होता 2 की वैल्यू 160, 1 की वैल्यू 160 कह रहा हूँ 260, 1 की वैल्यू कितना होता है 130 और मेरे को √3 की वैल्यू निकालनी होती तो √3 से 130 में गुना कर देता तो भी आंसर कितना आता 130 √3 मीटर। ठीक है, तो इतना करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जब भी कभी 30 और 60 का रेशियो फंस जाए तो आपको समझ जाना है कि ये पूरी जो वैल्यू होती है वो 3 के और ये 1 के। तो मेरे को पता चल गया 3 में से 1 घटा दो कितना बचा 2, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 260, 1 की वैल्यू कितनी होगी 130, मेरे को √3 के निकालनी है। 130 में मैं √3 से गुना कर दूंगा और वही सवाल का सही उत्तर होगा। ये ओरली भी किया जा सकता है सवाल, कब, जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो और ऐसे सवालों को बार बार
किए हो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि कंगना और रानी की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है, यदि दोनों 4,000 रुपये की बचत करें तो दोनों के आय का योगफल है। तो आप मेरे को बताओ, चाहूँ तो मैं एक वाला तरीका अपना लूँ, या तो फिर रेशियो को इक्वेट कर लूँ, या तो फिर मैं सबसे बेहतर तरीका इस ऐसे सवालों में क्रॉस प्रोडक्ट को मानता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, आप चाहते तो 7x और उसको 4x मान लेते, फिर 7x और जो खर्च का जो अनुपात है उसको 3y मान लेते, तो क्या बन जाता 7x - 3y और ये बन जाता 4,000। फिर क्या होता कि 4x - y बराबर फिर क्या हो जाता है 4,000। और फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकाल के फिर कैलकुलेशन करने में आपको नानी याद आ जाती है परीक्षा में। लेकिन इसी तरीका को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, इसी तरीका को हम सेकेंडों में करने के लिए एक मेथड का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखिए। क्रॉस प्रोडक्ट ये कहती है भैया कि इनकम जो है, इनकम वो कितना है दोनों का, तो आपका जवाब होगा 7:4 और इसका एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च का अनुपात है वो कितना है, तो आप कहोगे 3:1 और दोनों ने कितने बचाए हैं, तो आपका जवाब होगा 4,000 और ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट ये कहते हैं कि आप क्रॉस गुना करो और अंतर ले लो। 7 एकन 7 और 4 तिहाई 12, हमने क्रॉस गुना किया है तो 7 एकन 7 4 तिहाई 12, तो 12 में से 7 घटा दूंगा, कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा कि 5 बचेगा। फिर उसी प्रकार इधर मैं क्रॉस करूंगा तो 4 तिहाई 12,000 और 4,000 में 1 से गुना करूंगा तो 4,000, तो 12,000 में से 4 घटा दूँ कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा 8,000। अगर मैं इसे काट लूँ तो 5 से 16 25 80, मतलब एक की वैल्यू 1600 हो गई। अब मेरे को दोनों की आय का योगफल बताना है। एक की आय 7 है, दूसरे की 4, तो 7 4 11 की वैल्यू बताना है। एक की वैल्यू 16 हो गई, तो 1600 में मैं किससे गुना कर दूं, तो आपका जवाब होगा 11 से। तो 11 से गुना करना बहुत ही आसान है। 6 एकन 6, 6 × 1 7 1 और चुका 0 है 2 0, तो 2 0 चिपका दिया, मतलब 17,600 इस सवाल का सही उत्तर था। इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिल सकता है कहीं भी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सोनू कुमार भास्कर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।